वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है हमारे बेहद खास सेगमेंट की। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल बढ़ने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि अपना आर्थिक भविष्य आप सुरक्षित कर सके। और आज का जो मुद्दा जो हम इस सेगमेंट के तहत चर्चा में ला रहे हैं काफ़ी खास है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते होंगे, लेकिन जब आपके आर्थिक लक्ष्यों की बात आती है, फाइनेंशियल गोल्स की बात आती है, रिटायरमेंट का हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का हो, या खुद के लिए आपने कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बना रखे हैं, तो कैसे उन गोल्स को स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आप टैग कर सके, यानी आप दोनों को जो है एक बकेट में डाल सके। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड को आपने डाल दिया है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सारे पैसे जो बटोरे जाएंगे वो इस लक्ष्य के लिए काम आएंगे, रिटायरमेंट के लिए आपने अलग बकेटिंग कर ली है। तो कैसे इससे आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, इसी को समझते हैं आशा में। समीर शाह हमारे आज के मेहमान हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। समीर, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और कई बार आपसे इस बात पर चर्चा भी हुई है कि योजनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आपको, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स जैसे एसेट क्लास में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं समीर, तो होता यह है कि आप बहुत सारे फंड्स बटोर लेते हैं और सभी फंड्स का एक ही काम होता है, अलग अलग टाइमलाइन के लक्ष्यों को पूरा करना। अब रणनीति आपको लक्ष्यों के हिसाब से अगर तय करनी हो तो आप कैसे करें? मान लीजिए आपको घर खरीदना हो, मान लीजिए रिटायरमेंट का गोल हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, तो इन्वेस्टमेंट पूल तो एक ही है, क्या इसको अलग अलग तरह बांट दिया जा सकता है अलग अलग स्पेसिफिक गोल्स के नाम पर? थैंक यू सो मच कविता जी, आपने आपके शो पे आमंत्रित किया। अब आप बहुत ही सही मुद्दा है जो आज की डेट में इन्वेस्टर को समझना चाहिए। पहली चीज है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता हूँ। जब हम ये सवाल इन्वेस्टमेंट से पहले पूछते तो हमें पता चलता है हम उसके सामने उसका टास्क असाइन कर सकते हैं, यानी गोल असाइन कर सकते हैं। बेसिकली आमतौर पे ये देखा गया है, इन्वेस्टर पहले इन्वेस्टमेंट कर लेता है और बाद में गोल असाइन करता है, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आज की डेट में सबसे पहले उनको डिसाइड करना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। पीटर लिंच जो इन्वेस्टमेंट गुरु रह चुके हैं, फंड मैनेजर भी थे, उन्होंने एक बहुत सही कोट दिया है, आप क्या ओन करते हो और वो क्यों करते हो, बस इतना जान लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत सफल हो जाएगी। दूसरा होता है, आप जब भी कोई कोई गोल डिसाइड करते हैं तो आपको उसके साथ आपको टाइमलाइन भी डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप ये सेट कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना रहेगा और कितना रिस्क ले सकते हो, राइट। तीसरा पॉइंट आता है, आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके टाइमलाइन के हिसाब से आपको फंड करना है, ना कि फंड सेलेक्ट करने के बाद टाइमलाइन डिसाइड करनी है। से एग्जांपल, आपका अगर हम इन सारे गोल्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज करें, तीन कैटेगरी में लार्जली डिवाइड कर सकते हैं। एक है इमीडिएट फ्यूचर में जो नीड आने वाली है, एक है आपको थोड़े टाइम के बाद यानी नियर फ्यूचर में आने वाली है, और एक फार फ्यूचर यानी एक तो लंबे समय के बाद आने वाली है। तो जो इमीडिएट नीड आने वाली है यानी आज से 3 साल के अंदर अंदर, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी, ना कि रिटर्न। अगर हम ये समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी आप वो फंड से उठाएंगे अग्रेसिव। जैसे अगर ये टाइम पे 3 साल के अंदर आपका गोल आ रहा है और आपने अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया है, पॉसिबल है मार्केट वो टाइम पे नीचे रहेगा और ऊपर नीचे हुआ वॉलेटिलिटी हुई, वो सिचुएशन में आपका कैपिटल रिस्क हो सकता है। तो ये सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी बकेट आती है आपकी नियर फ्यूचर वाली, मतलब कि 3 साल से 7 साल के अंदर जो गोल के लिए आपको पैसे की जरूरत होने वाली है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेबिलिटी और पैसे का ग्रोथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करे। सो ये टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादातर होना चाहिए बैलेंस एडवांटेज फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक होता है फ्यूचर फंड, यानी 7 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म जो गोल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन और फ्रीडम, राइट।
ये जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन को भी बीट करना होता है, अग्रेसिव ग्रोथ भी चाहिए होता है। सो यहाँ पे हम इक्विटी फंड्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। सो ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अपनी रिस्क को समझना चाहिए। हम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क जोखिम ले सकते हैं, वो समझने का एक सिंपल क्वेश्चन है। आप 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो 90,000 हो गया और कुछ महीनों तक वो 90,000 रहता है, ये सिचुएशन में क्या आप वो फंड के साथ जाना चाहेंगे, कंटिन्यू रखना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है। अगर आप सोचेंगे, ऐसा आंसर है, ये सिचुएशन में आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ना है तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। पांचवा पॉइंट है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट बहुत समझदारी से डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट क्लास बाइफरकेट होना चाहिए। इक्विटी, डेट और इक्विटी में भी सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, सारी कैटेगरी में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और छठा पॉइंट है, आपको अपने पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। अगर रिव्यू में आपको लग रहा है कोई फंड कंटिन्यूअसली नॉन परफॉर्म कर रहा है, उस सिचुएशन में आप स्विच कर सकते हैं। राइट। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब टाइमलाइन की अगर हम बात करें, अभी ये लॉन्ग टर्म और ज़रूरी गोल्स हैं जो कि बहुत डिले नहीं हो सकते हैं, कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन में चेंजेस आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई भी तरह का टर्न आ सकता है जो इम्पैक्ट कर सकता है आपकी प्लानिंग को। वो कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिले या डीरेल हो सकती है, और फिर आप कैसे एडजस्ट करें? तौर पे अगर गोल रिलेटेड चेंज है, यानी गोल पोस्ट चेंज होता है, जैसे 10 साल की जगह आपको 5 साल में पैसे की जरूरत, वो गोल 5 साल में आपको 5 साल में ही जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको ये चेंज पता चलता है, तो ये सिचुएशन में, जैसे हमने 10 साल के हिसाब से हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया होता है, अगर हमें पता चला कि हमें 5 साल में 5 साल में ही पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, टाइम रहते हम इक्विटी से निकल के उसको बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ताकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आपको पैसे की जरूरत पड़े, वो टाइम पे आपको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर मार्केट वॉलेटिलिटी है तो आपको उसका रिटर्न इम्पैक्ट ना है। सो वहां से आप इन्वेस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला हम इन्वेस्टर को बोलते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट अपनी इमरजेंसी फंड के लिए रखें, ताकि अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई भी अदर इमरजेंसी आ जाए, वो सिचुएशन में आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को डिस्टर्ब ना करना पड़े। राइट। बहुत सारे लोग, अब जैसे कि आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन अहम होता है, और डाइवर्सिफिकेशन विद इन इक्विटी क्लास अगर हम देखें तो लोग, अभी आपने भी कुछ बकेट्स बताई हैं जिसके तहत आपको निवेश कर लेना चाहिए, लेकिन ओवर डिवर्सिफिकेशन का शिकार आप ना हो तो आप क्या क्या स्ट्रैटेजी यहाँ अपना सकते हैं? कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि अगर आप ओवर डिवर्सिफाइड हो गए हैं तो? तो कविता जी, आमतौर पे हमने इन्वेस्टर्स जब भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो दो चीज कॉमन देखी है। एक है, फर्स्ट परफॉर्मेंस से उनका ऑब्सेशन होता है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ने अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे हम प्रैक्टिकल बात करें तो सेक्टोरियल फंड में अच्छा रिटर्न आया है, स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न आया है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का झुकाव वो साइड नेचुरली ज्यादा रहता है। तो ये एक चीज कम करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आमतौर पे हमारा सुझाव रहता है कि 35 से 40% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और स्मॉल कैप में आप रिस्ट्रिक्ट रखो 15 से 20%, और 10% तक ही आपको सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ये बैलेंस डिसबैलेंस होता है तो आपको यहाँ पे प्रोएक्टिवली स्टेप लेके आपको वो रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा एक चीज है जो हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे कि कोई एक फंड बहुत अच्छा है, यानी कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको सब कुछ उसमें डालने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने गोल को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने वो सिर्फ अपना माइंडसेट वैसे चेंज कर लिया, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, और एक सुचारू रूप से जो है आपको अपनी प्लानिंग में आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए बकेटिंग जैसी चीज़ें बहुत समय काम आती है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बकेटिंग का कितना इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर? कविता जी, अगर हमारा गोल 3 साल के अंदर का है तो वो शॉर्ट टर्म बकेट में कंसिडर करते हैं।
अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सेफ्टी होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं, रिटर्न ऑफ कैपिटल होना चाहिए। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट जब शॉर्ट टर्म वाले गोल में अगर हम इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं, तो यहाँ पे हम दो रिस्क लेते हैं। एक, अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो कैपिटल रिस्क, अपनी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल करी है वहां पे थोड़ा रिस्क आने का चांसेस रहता है, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट करके आपको रिटर्न अच्छा जनरेट करके देता है। तो सिचुएशन ये है कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है आप लिक्विड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ही इन्वेस्ट करें, आप इक्विटी में उसका एक्सपोजर ना करें। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आज की चर्चा को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर, आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। और इसी के साथ बनो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको भी अपने से, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवालों के जवाब चाहिए अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को। अगर आप चाहें तो हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।